हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत सभी का अधिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नए वीडियो के साथ, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स की कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो ये जितनी भी कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, बढ़िया हैं और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हेल्पफुल है। आई मस्ट टेल यू, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी बच्चे रेगुलरली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हो, माने न्यू कमर, माने बिल्कुल जो न्यूली हैं, माने पूरा जो जिनको आता है वो तो छोड़ ही दो, जो नए हैं मैं उनकी बात अभी कर रहा हूँ। वो जितने भी लोग हैं ना, जितनी भी क्लासेस देख रहे हैं, इन कॉन्सेप्ट क्लासेस के ख़त्म होने के बाद ना अपना रेफरेंस देख लेना। इन क्लासेस को लेने से पहले का डिफरेंस देख लेना अपने अंदर, और इन क्लासेस को लेने के बाद का डिफरेंस देख लेना। और जितने भी जो पढ़ा रहे हैं ना, जो पहले कर चुके हैं कुछ भी, या जो ये सब पढ़ चुके हैं, वो भी अब का डिफरेंस देख लेना। और इन क्लासेस को डेली देखने का ना के बाद का डिफरेंस देख लेना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो आप लोगों को ना समझ में आ जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट क्लासेस केवल कॉन्सेप्ट क्लासेस नहीं है, ये समझ लीजिए। ये मतलब ये एक ऐसी चीज़ है, मतलब ये मैं एक ऐसा कोर्स एक तरह से यूट्यूब पर डाल रहा हूँ जो आज के बाद इस प्लेटफॉर्म पे नहीं डाला जाने वाला है, मैंने डाला ही नहीं जाएगा कभी इन फ्यूचर। साल 2 साल 3 साल 5 साल बाद अगर कभी पेड वगैरह में भी कुछ हुआ ना, तो भी ये कोर्स नहीं मिलेगा। ये मैंने बिल्कुल एक ऐसा है कि आप ये समझ लीजिए, एक एक चीज़, एक एक बहुत टॉपिक जो है वो बिल्कुल ऐसा स्मूथली आपको कराया जा रहा है ना कि ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिल सकता। ये इतना आराम से, इतना प्यार से और इतने क्या कह सकते हैं, एलोबरेट करके जो चीज़ें समझाई जा रही हैं, कहीं पर ही आपको नहीं मिलेगा। और पीजीटी लेवल पर तो कहीं आपको नहीं मिलने वाला है। 3-4 महीने में कोर्स खत्म, प्रिपरेशन करें, बात साफ खत्म, कहीं नहीं मिलेगा। और आने वाले टाइम में भी नहीं मिलने वाला, ये भी पक्की बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट को इस तरह से किया जा रहा है कि आप उसको भूल ही नहीं सकते अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की है। फटाफट से जुड़ जाइए अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, स्टूडेंट्स, रिलेटिव्स, ग्रुप्स, जहां पर भी आप लिंक्ड हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे लिंक्ड है, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए और उनको बोलिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म अधिगम मंत्र जो कॉन्सेप्ट क्लासेस करा रहे हैं, वो भी पीजीटी कॉमर्स की, कहीं नहीं मिलती हैं भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट तो कहीं नहीं मिलती हैं, ट्रस्ट मी। और वो भी इतने डिटेल में तो बिल्कुल भी नहीं। तो फटाफट से जुड़ जाइए और फटाफट से लोगों को जोड़ दीजिए। हमारा जो भी रिसेंट में टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसका आज अंतिम क्लास है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के हमने 2 सेशन किए हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हमने 1 सेशन किया। आज हम करने वाले हैं क्या? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वित्तीय गतिविधियां। वित्तीय गतिविधियों में हम करने वाले हैं कि कैसे पैसा आता है, कैसे पैसा जाता है, कौन कौन सी चीज़ें प्लस होंगी, कौन कौन सी चीज़ें माइनस होंगी, कैसे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कोई पॉइंट अगर आ रहा है तो उसके साथ कैसे डील किया जाएगा। हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के साथ शेयर की जाएगी, इसलिए इस वीडियो में आपका लास्ट तक बने रहना ज़रूरी है। अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी सीखनी है तो ये वीडियो देख लीजिए, आपको इसके बाद कहीं कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने सारे सेशन देखे ना, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका बिल्कुल टिप टॉप हो जाएगा। जो होता है ना, सूट बूट पहन करके छोटे बच्चे बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल फिट, मज़ा आ गया, एनर्जी आ गई। ऐसे ही आप लोग हो जाओगे इस कॉन्सेप्ट को करने के बाद। कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा आपको आ जाएगा, ठीक है। बाकी अगर कहीं पर कोई डाउट है, क्वेरी है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पर कोई वेरिएशन लग रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल हिचकिचाने का नहीं, कमेंट करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिंक्स दिए हुए हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जुड़ जाओ, वहाँ पर क्वेरी भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, भेजो। बट भेजना एक ही जगह पर, पता चल रहा है एक ही बच्चा सब जगह भेज रहा है। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी को मैं एक ऐसी ओवरलुक दे देता हूँ। फाइनेंस माने क्या? पैसा। पैसा माने क्या? कैपिटल। कैपिटल माने क्या? कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब जहाँ पर डेप्ट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है?
डेप्ट और इक्विटी किसका कॉम्बिनेशन है? डेप्ट और इक्विटी। डेप्ट माने ऋण, इक्विटी माने पूंजी। तो जहां पर मेरी खुद की पूंजी लगी हुई है और मैंने जो उधार पैसा उठाया है मार्केट से, चाहे शॉर्ट टर्म है चाहे लॉन्ग टर्म है, वो पैसा जो मैंने उठाया और बिजनेस में लगाया है बिजनेस की एक्टिविटीज करने के लिए, वो सारा पैसा क्या कहलाता है? फाइनेंस कहलाता है। अगर मेरे पास पैसा आ रहा है, इनफ्लो होगा, प्लस कर दोगे, और अगर मेरे पास से पैसा जा रहा है तो मेरे पास से पैसा कम हो रहा है, माइनस कर दोगे। बहुत सीधी सीधी सी बात है। आ जाइए देखते हैं क्या होता है इसमें। तो किसी भी तरह से अगर आपके फाइनेंस की कंपोजिशन या बिजनेस का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, वो सारी की सारी चीजें क्या कहलाती हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाती हैं। देखिए समझिए, which result in change in the size and composition of the owners capital and borrowing of the enterprises। पहले मैंने 1 लाख रुपए ले रखे थे, फिर 50,000 और ले लिए, साइज चेंज हो गया, 1.5 लाख रुपए का लोन हो गया। पहले मेरी कैपिटल 50 लाख की थी, अब मैंने 10 लाख रुपए और लगा लिए, साइज एंड कंपोजिशन दोनों चेंज हो गया, क्या हो गया? 60 लाख रुपए हो गया। पहले 60% इक्विटी था, 40% डेप्ट था, अब 70% इक्विटी है और 30% डेप्ट है, या 40% इक्विटी है, 60% डेप्ट है। साइज एंड कंपोजिशन क्या हो गई? चेंज हो गई। तो जब भी आपकी कैपिटल में, आपके डेप्ट में और आपकी कैपिटल में किसी भी तरह का चेंज आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उनसे रिलेटेड सारी चीजें किस में जाएंगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएंगी। पहली चीज। दूसरी बात, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग में जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप पहले बिजनेस में पैसा लगाते हो, बैंक में पैसा जमा करते हो, उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन कोई व्यक्ति आपकी कंपनी में पैसा लगा रहा है, आपके शेयर्स में पैसा लगा रहा है, आपको लोन दे रहा है, तो आपको उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसलिए इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाते हैं। बच्चे यहाँ पर बड़े कंफ्यूज होते हैं, इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव्ड। सर इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे? इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड को प्लस कर देंगे। नहीं करना है, गलत हो जाएगा। आंसर सही आएगा लेकिन क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या करना है? इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड को हमेशा इन्वेस्टिंग में दिखाना है, और इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड को हमेशा किस में दिखाना है? किस में दिखाना है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाना है। क्लियर हो गई बात? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, मैंने 100 रुपए का शेयर 120 रुपए में इशू कर दिया, 100 रुपए का डिबेंचर 120 रुपए में इशू कर दिया, तो 20 रुपए जो कहलाते हैं वो प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व या संचय के नाम से जाने जाते हैं। और उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें भी इनफ्लो के रूप में कंसिडर किया जाता है। पैसा आ रहा है भाई, किसी भी सोर्स से अगर पैसा आ रहा है प्लस होगा, और किसी भी सोर्स से पैसा जा रहा है माइनस कर दोगे। क्लियर हो गई बात? बोनस, शेयर, अंडरराइटर कमीशन और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और जितने भी आपके इशू एक्सपेंस हैं उन्हें फाइनेंस एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं करते, और अगर दिए हैं तो उन्हें क्या करना होगा? माइनस करना होगा। क्लियर हो गई ये वाली बात? बोनस शेयर जैसे सपोज करो 5 लाख की इक्विटी है, इस बार हमारी कैपिटल है, पहली साल हमारी जो थी वो 1 लाख की थी। कितने की थी? 1 लाख की। तो आपने कितने शेयर्स इशू कर दिए? 4 लाख के। अब 4 लाख में आपका जो कंपोजिशन है वो कितना है? 4-1 है। 4-1 मतलब अगर 4 लाख आपने इशू करे हैं तो उनमें से 1 लाख किसके हैं? बोनस शेयर के हैं। तो कुल मिलाकर के एक्चुअल इक्विटी कितने की क्या इशू हुई है? 3 लाख की। तो 3 लाख रिकॉर्ड होगा। क्लियर है? कैसे होगा? इस तरह से। क्या ये बात क्लियर हो गई? है ना? ऐसे ही जो अंडरराइटर कमीशन है वो भी माइनस हो जाएगा, है ना? या जो डिस्काउंट ऑन इशू, माने जब हम किसी भी ऋण पत्र को निर्गमित करते हैं तो उस पर हम क्या देते हैं? छूट देते हैं, तो वो भी क्या होगा? माइनस होगा। या किसी भी तरह का इशू एक्सपेंस, मैंने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है जिन्हें हम प्रारंभिक व्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हम प्रारंभिक व्यय भी कहते हैं। तो उनको भी क्या कंसिडर किया जाएगा? माइनस कंसिडर किया जाएगा। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया यहाँ तक की बात? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो ये रही आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड, जहां पर हम देख रहे हैं इसका फॉर्मेट। तो बहुत सीधी सीधी सी बात समझ में आ रही है। देखो, इशू ऑफ शेयर कर रहा है, प्लस होगा। इशू ऑफ डिबेंचर हो रहा है, प्लस होगा। प्रोसीड फ्रॉम लोन और बोरोइंग्स, प्लस होगा। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, बैंक अधिविकर्ष और नगद प्राप्ति क्या होगी? प्लस होगी। लेकिन अगर आप रिडम्पशन करोगे तो क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा?
माइनस होगा। क्लियर है ये वाली बात? इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, क्या होगा? माइनस होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई बेटे? क्या होगा यहाँ पर? माइनस होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर? ये माइनस होगा। क्लियर है? ऐसे ही जहां पर आपका रीपेमेंट वाली बात आएगी, रीपेमेंट मतलब पुनर्भुगतान। पुनर्भुगतान किसका करोगे आप? जितने भी आपने ऋण पत्र लिए हुए हैं, जितने भी आपने शेयर्स लिए हुए हैं, उन सबका पुनर्भुगतान करोगे। या आप जो डिविडेंड है माने लाभांश है या जो ब्याज है उसको जब दोगे तो वो क्या होगा? माइनस होगा। या आपका बैंक ओवरड्राफ्ट माने बैंक अधिविकर्ष कम हो जाएगा या नगद प्राप्ति कम हो जाएंगी तो उसको भी क्या करोगे आप? माइनस करोगे। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब क्या होंगी? माइनस होंगी। तो 4 चीजें हम प्लस कर रहे हैं और 4 चीजें क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। क्लियर? दूसरी बात, जो बोरोइंग्स है माने उधार जो है वो दोनों तरह का हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। क्लियर ये वाली बात? माने 12 महीने से कम के लिए भी और 12 महीने से ज्यादा के लिए भी। दूसरी बात, प्रीमियम प्लस होगा और डिस्काउंट माइनस होगा। क्लियर है? क्लियर है? सेम कहानी, प्रीमियम प्लस हो गया, कमीशन, बोनस शेयर और पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस क्या होंगे? माइनस होंगे। अगर आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो प्लस, और अगर आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो फ्रॉम, और अगर माइनस में आ रहा है तो यूज्ड इनका प्रयोग करेंगे। आपका बन करके तैयार। 2 तरह की लायबिलिटीज अकाउंट बना लेते हैं इसमें हम। एक तो भाई लायबिलिटी है, लायबिलिटी का जो नेचर होता है क्रेडिट होता है, क्रेडिट और डेबिट सीडी हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। शेष आगे लाए और शेष आगे ले गए। ठीक है, अगर आपने किसी लायबिलिटी का भुगतान किया है यहां पर हो जाएगा। अगर आपने किसी भी लायबिलिटी का क्या किया है? भुगतान किया है, माने कोई लायबिलिटी है वो आपने पे करी है, यहां पर आ जाएगा और उसका बैलेंस कहां पर चला जाएगा? यहां पर चला जाएगा। बोलो बात क्लियर हो गई ये वाली? यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत वैसे होनी नहीं चाहिए, जनरली नहीं बनता है। अच्छा, एक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट भी बनता है क्योंकि ये भी लायबिलिटी अकाउंट कहलाता है। बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी। अरे क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन कहां से आ गया सब में? ठीक, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो अगर टैक्स पे कर दिया तो यहां पर आ जाएगा टैक्स पेड, और अगर टैक्स पेड दिया हुआ तो ये आ जाएगा। इसको कहा जाता है क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। इसको मैं एक सेकंड देना जरा, मैं इसको सही कर देता हूं। इसको मैं एक सेकंड देना, मैं इसको अभी ठीक कर देता हूं। इसको यहां से हटा ही देते हैं ना। एक सेकंड देना भाई। ये यहां से हट ही जाते हैं, ये लो। ठीक, चलिए क्लियर है। तो यहां पर देख लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर। अब यहां पर एक चीज ये समझने वाली बात है कि अगर आपको टैक्स पेड दिया हुआ है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा, लेकिन अगर ये नहीं दिया हुआ है तो जो बैलेंस बीडी है उसी को आप क्या कर लोगे? टैक्स पेड कंसीडर कर लोगे, प्रीवियस ईयर का बैलेंस। और अगर ये दिया हुआ है तो ये जो आपका वर्किंग नोट बनता है, क्या बनता है? वर्किंग नोट, उसमें क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। और अगर ये नहीं दिया हुआ है तो करंट ईयर के लिए आप इसको ये मान लेंगे। क्लियर है? ऐसे ही अगर यहाँ पर आप लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हो तो फाइनेंस एक्टिविटी में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर बैलेंस निकल करके आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपका जो है लायबिलिटी क्या हो रही है? सॉरी, माइनस होगा। यहाँ पे पेमेंट कर रहे हो ना, माइनस होगा, तो पेमेंट माइनस हो जाएगा क्योंकि आप रीपेमेंट कर रहे हो। लेकिन अगर यहाँ पर बैलेंस निकल करके आ रहा है
ठीक है, क्या आ रहा है यहाँ पर बैलेंस निकल करके आ रहा है। जैसे मान के चलो आपका लोन अकाउंट है, क्या है, लोन अकाउंट है, और लोन पे आपने 5,000 रुपये का ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस है 7,000 का। कितने का है? 7,000 का। क्लियर है। अब 5,000 का है, क्लोजिंग बैलेंस 7,000 का है, और आपने पेमेंट कर दिया लगभग 10,000 का आपने पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 17,000 हो गया। क्लियर है। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 17,000 आ जाएगा। अब 17 में से 5 गए, कितने बचे? 12,000। तो इसका मतलब है कि आपने लोन रेज कर लिया। आपने लोन क्या कर लिया? रेज कर लिया। ऐसी कंडीशन में जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है उसको हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो इस तरह से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। ऐसे ही इसको देखें, अगर हम इसको भी ऐसे ही देखें, एक सेकंड दीजिए जरा, आ जा रही एक साथ, एक सेकंड, ये ऐसे ही अगर हम यहाँ पर माने आपका प्रीवियस ईयर का जो है वो बैलेंस है 5,000 ही मान लो चलो, और करंट ईयर का आपको दिया हुआ है 7,000 का, और आपने ये दिया हुआ है खाली, तो आप इसको क्या मान लोगे? इसको मान लोगे आप टैक्स पेड, अगर टैक्स पेड नहीं दिया हुआ था। और इसको क्या मान लोगे? इसको प्रोविजन फॉर द ईयर मान लोगे। ठीक है, क्लियर है ये जो है। ठीक, लेकिन अगर आपका टैक्स पे दिया, जैसे मान लो 3,000 का आपका टैक्स पेड है, तो कुल मिलाकर के कितने हो गए? 10,000। 10,000 में से 5,000 के कितने बचे? 5,000। तो ये जो 5,000 है ये वर्किंग नोट में चले जाएंगे। क्लियर है बेटे, ये वर्किंग नोट में प्लस हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी मैंने इस तरह के कुछ लेजर्स बताए थे। तो हमेशा एक चीज़ ना ध्यान में रखना, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी आपका डेबिट या क्रेडिट होगा, है ना, डेबिट या क्रेडिट निकल करके आ रहा है ना, तो जब भी डेबिट या क्रेडिट होगा तो एक चीज़ का ध्यान में रखना। वो कौन सी बात है सर? कि जो भी डेबिट होगा वो रिलेटेड एक्टिविटी में हमेशा क्या होगा? माइनस होगा, और जो क्रेडिट होगा वो हमेशा क्या होगा? प्लस होगा। इस चीज़ को देख लेना। बस ये पता होना चाहिए आपको कि कहाँ पर डेबिट होना है और कहाँ पर आपका क्रेडिट होना है। माने कौन सा आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाना है, कौन सा आइटम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाना है, और कौन सा आइटम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाना है। बाकी डेबिट वाला माइनस होगा और क्रेडिट वाला क्या होगा? प्लस होगा। ये वाला हमारा पहला क्वेश्चन है। इसका एक इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं, ऐसे ही समझ लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर हो गया, ये करंट ईयर हो गया। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की इशू हो गई? प्लस हो गई 3 लाख से। बहुत बढ़िया बात है सर ये तो ये कहाँ पर जाएगी? प्लस होगी। डिबेंचर 2 लाख के थे, 3 लाख के हो गए। 1 लाख रुपए से ये भी प्लस में हो गए। बढ़िया है सर, ये भी प्लस में हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने के थे? 70,000 के थे, अभी कितने के हो गए? 1 लाख के हो गए सर, ये भी प्लस हो गया। तो मजे आ गए सर, सब भी प्लस हो रहा है, पैसे ही पैसा आ रहा है, पैसे ही पैसा। कैश क्रेडिट 40,000 के थे, 30,000 के हो गए। ये 10,000 रुपये से क्या हो गया? माइनस हो गया। बोलो, बात क्लियर हो गई? यहाँ तक बात समझ आ गई? अब यहाँ पर दे रखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या दे रखा है कि जो डिबेंचर्स 1 लाख रुपए के इशू हुए हैं वो 1 अक्टूबर 2021 को हुए हैं। तो सबसे पहले तो यही निकाल लो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब आप इसको इस तरह से समझो कि यहाँ पर आपके जो डिबेंचर थे वो 2 लाख के थे, लेकिन यहाँ पर आपके डिबेंचर 3 लाख के हो गए। अब यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज आपकी बनती हैं। क्या क्या बनती हैं? कि ये जो 1 लाख रुपए प्लस में हुए हैं, ये जो प्लस 1 लाख रुपए हुआ है, ये या तो 1 अप्रैल को हुआ है, या 31 मार्च को हुआ है, या बीच में कहीं पर हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है? यहाँ पर इन्होंने डेट दे रखी है 1 अक्टूबर 2021। इसका मतलब यहाँ पर 1 अक्टूबर को, कब? 1 अक्टूबर को ये रिलीज हुए। तो अगर हम इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो 2 लाख पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितने महीने का लगेगा भाई? 2 लाख का कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 10% इंटरेस्ट है। 10 ही है ना, 11 है। कितना परसेंट है? 11% है। 11% कितने महीने का भैया? 2 लाख कहाँ तक वैलिड है? यहाँ तक 6 महीने का, 6/12।
और फिर यहाँ पर कितने हो गए, 3 लाख रुपए हो गए, है ना। बात समझ में आ रही है ना। 1 अक्टूबर को 3 लाख का 11%, कितने महीने का, 6 महीने का। तो अब जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 लाख का 11% और 2 लाख का 11% 6 महीने का, तो इसको कैलकुलेट कर लो। 2 लाख का 11% माने 11,000 रुपये, और 3 लाख का 11% मतलब 33,000 रुपये, है ना। एक सेकेंड, 2 लाख का 11% 11,000, ठीक है ना। 3 लाख का 11% मतलब 16,500, तो टोटल कितना हो गया, 6 और 1 7, 27,500। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आपने 2 लाख का जो इंटरेस्ट है वो पूरी साल का निकाल लिया, कितना, 11%, 12/12, तो 11 दूनी 22,000 रुपये, ठीक, पूरी साल। और जो 1 लाख है, माने यहाँ से यहाँ तक का 1 लाख का जो इंटरेस्ट है वो 11 महीने का 11% निकाल लिया, कितने महीने से, 6 महीने से, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 5,500, तो भी तुम्हारा कितना आएगा, 27,500। क्लियर है ये वाली बात। तो ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, तो ये जो कितना निकल करके आ गया, ये 27,500 निकल करके आ गया, और 27,500 आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो ये क्या होगा, माइनस होगा। क्लियर है ये वाली बात। अब कंपनी ने इशू किए बोनस शेयर 1 अप्रैल 2021 को, वो भी 3 से 1 से, तो इसका मतलब है कि इसमें से 1 लाख कैसे हैं, बोनस शेयर है। क्या ये वाली बात समझ में आ गई। इसमें से 1 लाख कैसे हैं, बोनस शेयर है। तो ये कितना हो गया आपका, 2 लाख रुपए हो गए। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है। तो जब 2 लाख रुपए यहाँ पर आ गए तो आगे आपसे कह रहा है, ये हो गया ऑन 31 मार्च 2022 इक्विटी शेयर जो थे उसमें हमने कितने के प्रीमियम पर, 10%, तो इसका 10% कितना हो गया, 20,000, प्रीमियम प्लस करेंगे। अंडर राइटर कमीशन है 12,000 के, तो अंडर राइटर कमीशन क्या करने के लिए बोला था, 12,000 माइनस करने के लिए बोला था, तो 12,000 क्या हो जाएंगे माइनस, तो 2,08,000 हो गया। ये हमारा कितना अमाउंट हो गया, 2,08,000। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है। 2,08,000 हमारी ये वाली अमाउंट हो गई। 1 लाख ये हो गया, 30,000 ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली हो गई। द कंपनी प्रपोज डिविडेंड 32,000 और 40,000। प्रपोज हमेशा प्रीवियस ईयर के लिए जाते हैं, तो माइनस ये वाले होंगे। इंटरिम होते तो करंट ईयर के होते, तो इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। इनको कंसिडर हम कब करेंगे, नेक्स्ट ईयर इन्हें कंसिडर किया जाएगा। तो बस इसके बेसिस पर आप क्या कर दो, बना दो फॉर्मेट। और फॉर्मेट कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, कैसे होगा वो देखो। 3 लाख के शेयर्स इशू करे थे, जिसमें से 1 लाख रुपए के शेयर्स कैसे थे आपके, कैसे थे 1 लाख के शेयर्स, 3 लाख के। भाई यहां से यहां पर देखो ना कितना चेंज आ रहा है, 3 लाख का चेंज आ रहा है। 3 लाख में रेशो कितना है बोनस शेयर का, 3:1, तो 3 में से 1 रेशो किसका है, हर तीसरे शेयर में 1 शेयर किसका है, बोनस का है। तो कुल कितने शेयर हुए, 2 शेयर हुए। तो 3 लाख में 1 लाख शेयर हो गए, तो कुल कितने शेयर हो गए, 2 लाख हो गए। तो जब 2 लाख शेयर हो गए तो इससे हमने कितने के प्रीमियम पर इशू करा, 10%, तो कितना हो गया, 20,000, जिसमें से 12,000 का क्या था, कमीशन था, अंडर राइटर्स कमीशन। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये देखो ये रहा, कहाँ गया, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। 12,000 ये रहा, अंडर राइटर कमीशन कितना, 12,000, और प्रीमियम कितना है, 10% है। क्लियर है ये वाली बात, बोलो बात समझ आ रही है। ठीक, तो हमारा अमाउंट कितना निकल करके आ जाएगा बेटा, 2,08,000 हमारा अमाउंट निकल करके आ गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं सही निकला है क्या नहीं निकला है। ये तो हो गई हमारी क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं डिवेंचर पे। तो डिवेंचर पे हम कह रहे हैं प्रोसीड का मतलब प्राप्त हुए, प्रोसीड फ्रॉम डिवेंचर, प्रोसीड फ्रॉम
डिबेंचर। अब डिबेंचर कितने के थे वो देख लेते हैं। डिबेंचर थे भाई हमारे 1 लाख के, और इस पर क्या भी रहा था कि डिबेंचर पर 1 लाख, ठीक है 1 लाख के थे। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर कितना आ गया? अगर यहां पर भी प्रीमियम होता तो यहां पर भी प्रीमियम आ जाता। क्लियर है? नेक्स्ट इसके बाद क्या कह रहा है? बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या आ रहा है? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी यही लिख लो, प्रोसीड फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक अधिविकट है ना। प्रोसीड फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट। प्रोसीड फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट कितने हैं? 30,000 है शायद, हाँ 30,000 ही है। तो ये आ गया कितना? 30,000। क्लियर बात ये वाली? चलो ये हो गया। कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट कितना का है? अब पेमेंट ऑफ कैश क्रेडिट ले लो क्योंकि कम हो रहा है ना भाई। देखो पहले कितने का था? 40 का, अब कितने का है? 30 का है। 40,000 माइनस 30, सॉरी, पेमेंट ऑफ कैश क्रेडिट। पेमेंट ऑफ कैश क्रेडिट कितने रुपए? 10,000 रुपए माइनस हो गए। क्लियर ये वाली कहानी? यहां तक कोई दिक्कत? अब हमने यहां पर क्या निकाला था? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये भी तो हम पे ही करते हैं ना। तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 27,500। ठीक है। और लास्ट आपका क्या एक क्या क्या बच गया है? एक बार रुको एनालाइज कर लेता हूँ। ये हो गया, 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 बोनस शेयर हो गया, प्रीमियम हो गया, अंडर राइटर कमीशन हो गया, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, प्रपोज डिविडेंड, सॉरी, प्रपोज डिविडेंड पेड, प्रपोज्ड डिविडेंड कितने के हैं? 32,000 के। तो 32,000 ये माइनस हो गए। ठीक, तो अब इनका टोटल कर लो। जब इनका टोटल करेंगे तो 2,08,000, 3,08,000, 3,38,000, 3,38,000 तो ये आ गया, माइनस 27, 7, 69,500। ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2,68,500, और वो भी किस में? प्लस में। तो यहाँ पर आप लिख लोगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सिंपल। अब लास्ट में पता है हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करना होता इसमें ना। मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ आप लोगों को। जैसे आपने ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी करी प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करी प्लस, है ना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी करी, उसका ना हम यहाँ पर क्या कर देते हैं? सम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उसका हम सम कर देते हैं। जब उसका सम निकल करके आता है ना, जब उसका सम निकल करके आता है तो उसमें हम ऐड कर देते हैं, ऐड। अच्छा ये है ना, प्लस में भी हो सकता है और ये माइनस में भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो उसमें ना हम ऐड करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या ऐड करते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जैसे कैश हो गया, चेक हो गया, बैंक हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गया, जिसे विपणन प्रतिभूति कहते हैं ना। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, सिक्योरिटी। कई बार ना सिर्फ और सिर्फ करंट इन्वेस्टमेंट भी दे देता है। क्या दे देता है? करंट इन्वेस्टमेंट। तो इन सब चीज़ों को ना हम प्लस करते हैं। क्या करते हैं? इन सबको हम प्लस करते हैं। और ये सब चीज़ें पता है क्या होती हैं? ये सब कहलाते हैं ओपनिंग बैलेंस। ये भी ध्यान में रखना। क्या? ओपनिंग बैलेंस। ठीक है ना, इनके ओपनिंग बैलेंस। जब इनको यहाँ पे लिखोगे ना तो इसके बाद तुम्हारे पास ना यहाँ पर एक फिगर निकल करके आ जाएगी जिसको हम कहेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, क्या? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
तो ये बताता है, ये जो होता है ना, ये आपका बैलेंस शीट में जो करंट ईयर है उसमें जो आपकी कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं उसके क्लोजिंग बैलेंस के कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये निकल करके आ रहा है तो ही कंसिडर किया जाएगा कि आपका कैश एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही बना है। अगर वेरिएशन आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई डिस्प्यूट ज़रूर किया है, किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो रिलायबल नहीं रही है या छूट गई है या गलत रिकॉर्ड हुई है। तो इस तरह से हम जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं वीडियो अटैच कर दूंगा MCQ के, तो वहाँ से आप एक बार उसकी प्रिपरेशन कर लेना, ठीक है। बाकी अगर कहीं पर भी ना कोई भी अगर आपको डाउट लगा करे तो आप मेरे से पूछ लिया करो। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट वो कंप्लीट होता है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और आपको ये चीज़ें समझ में आई भी होंगी, ठीक है। फिर भी अपना एक बार मुझे फीडबैक दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चल सके कि वास्तव में आप लोग सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करो, उसी से मुझे पता चलता है कि मैं सही पक करा रहा हूँ, सही चीज़ें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, ठीक है। अपने फीडबैक ज़रूर दिया करो। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। अगर आप कुछ भी सीख रहे हैं तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आप भी सीख रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स और अपना जो सर्कल है वहाँ पर भी चैनल को ज़रूर ही शेयर करेंगे। आप जिम्मेदारी लीजिए कि आप कम से कम 5 लोगों से जो है चैनल वो सब्सक्राइब कराएंगे, है ना। और वो भी ऐसे लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऐसे 5 लोग आपको सब्सक्राइब कराने हैं, ठीक है। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ मंडे। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।